तुम्हारा स्वागत है एक नए वीडियो में। मुझे पता है कि लगभग ये वीडियो मैं 1 महीने बाद डाल रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा साइड के काम रहते हैं और उसमें से मुझे इसके लिए समय निकालना है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस करा था कि इस वीडियो से मैं आपको पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो समझाऊँगा, ताकि एक भी ऐसा टर्म आपके पास या तुम्हारे दिमाग में ना आए जो जिससे कि आप लोग वाकिफ ना हो या फिर जिसके बारे में आपको पता ना हो। जब हम एक बार ये बेसिक्स सीख जाएंगे, एक बार हमें ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, एंड अलग अलग चीजों को। तो जब एक बार हमारे पास बेसिक्स बन के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और उस दिशा की ओर ले जाऊंगा। लेकिन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी सिखाऊंगा कि एक बेसिक अगर मैनुअल ट्रेडिंग करना हो तो उसके लिए मैं सिखाऊंगा आपको स्टॉक मार्केट फ्री में। ये सब कुछ फ्री है। अभी बेसिक्स हम सीख रहे हैं, एक बार जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्चुअल ट्रेडिंग पे बात करेंगे कि कैसे करना चाहिए, चार्ट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, बाकी चीजें हम देखेंगे। और जब एक बार पूरा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट हो जाएगा, उसके बाद हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की ओर बढ़ेंगे और एक एक करके वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक की। हम आज किस पे बात करने वाले हैं? तो आज हम बेसिकली मेन बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, और डीआईआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और इन्हीं को दूसरे भाषा में मार्केट मेकर्स कहा जाता है। आप अगर ट्रेडिंग फॉलो कर रहे हैं या ट्रेडिंग मार्केट से जुड़े हैं, आपने हमेशा सुना होगा कॉन्सेप्ट की रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया। रिटेलर्स क्या होते हैं, और ये क्या होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट से हम पर्दा उठाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और ये लोग कैसे स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करते हैं। तो आमतौर पे मेरा जो स्टाइल होता है समझाने का, वो मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। तो चलते हैं वहीं पे और समझते हैं एक एक करके कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, हम एक स्केली ड्रॉ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम समझेंगे एक्चुअली कि कॉन्सेप्ट्स होते क्या है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इस वक्त मैं गया हूँ एक सब्जी मार्केट। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि काम कीजिए, आप जाइए और मेरे लिए सब्जी खरीद के लेकर के आइए। तो आप क्या हुआ, आपने मेरा ऑर्डर लिया और आप मार्केट में गए और सब्जी आपने खरीदी। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये सब्जी आपने किसी से खरीदी? कोई तो बैठा होगा दूसरे तरफ जिसने आपको ये जो सब्जी है वो बेची है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप अपने घर से, ठीक है, आप अपने घर से निकले, सब्जी खरीदी, लेकिन किसी से खरीदी? कोई तो एक सेलर बैठा होगा ना। तो इसी तरीके से बेसिकली ये स्टॉक मार्केट होता है। आपको अपना एनालिसिस स्टॉक मार्केट में करना होता है। लेट से कि आपने एक प्रिडिक्शन करा स्टॉक के डायरेक्शन का, वो कुछ ऐसे था कि ये अब यहां से यहां जाएगा और ये गिरते गिरते यहां पे आ गया है। अब इस पॉइंट से इसको ऊपर जाना है। ठीक है, तो आपने तो अपना एनालिसिस यहाँ पे किया और आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आपके काउंटर में कोई बेचने वाला तो होगा, ये सेलर तो कोई होना चाहिए। अगर आप सब्जी खरीदने आ रहे हैं तो जब तक कोई बेचेगा नहीं, आप कैसे खरीदेंगे? ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, बेस है स्टॉक मार्केट का। तो अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप खरीदेंगे और जब आप यहाँ से खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो किसी को तो ये भी तो लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से मार्केट इस पॉइंट से जहां आप खरीद रहे हैं, इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरने वाला है। ये तो कोई और भी तो ये चीज समझ रहा होगा ना, तभी तो वो अपनी क्वांटिटी बेचेगा। अगर इसी एक पॉइंट पे ही जहां पे आप ये खरीद रहे हैं, अगर यहाँ से सबको लगने लगे कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, तो आपको कोई बेचेगा क्यों? आप समझ रहे हैं ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट चलता है। अब एक बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब आप उस 1 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट में जाते हैं खरीदने। ठीक है, और आप उस 1 लाख रुपए से किसी एक स्टॉक के पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने बात किया, आपको कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए जो उस 1 लाख के क्वांटिटी को आपके लिए तैयार रखेगा बेचने के लिए, है ना? तो ये जो बेचने वाला है इसको लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, और ये जो खरीदने वाला है इसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। और यही जो कॉन्सेप्ट होता है और यही जो तरीका होता है, इसी पर पूरा का पूरा मार्केट चलता है। अब बात करते हैं कि रिटेलर क्या होता है। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने बहुत आसानी से जो है यहाँ पे खरीद लिया, क्योंकि 1 लाख का कोई ना कोई बेचने वाला था। अगर एक नहीं था तो 10 मिल के बेचेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर आपके पास यही 100 करोड़ हो तो, यही आपके पास 1000 करोड़ हो तो,
अगर आपके पास 1 लाख करोड़ हो तो आप कैसे खरीदेंगे? क्योंकि अगर आपके पास 1000 करोड़ है और उस पर्टिकुलर स्टॉक में उतने रुपए के क्वांटिटी के बेचने लायक कोई है ही नहीं, तो आप कहां से खरीद लेंगे और आप कहां से उसे बेच लेंगे? आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको 1000 करोड़ का खरीदना है या लेट से 1000 करोड़ का बेचना है, तो आपने एक बार में अगर 1000 बेचा तो उतना बिकेगा ही नहीं ना, मार्केट क्रैश कर जाएगा। अब उदाहरणार्थ फिर से हम सब्जी का एग्जांपल लेते हैं। आप अपने घर पे थे, आप बाजार गए सब्जी खरीदने, ठीक है? आपको किसी ने सब्जी बेची, ठीक है? अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन को अगर हम एक चीज ध्यान से देखें, तो सब्जी वाले के पास मान लीजिए कि 1000 रुपए की सब्जी है, ठीक है? मान लीजिए कि सब्जी वाले के पास 1000 रुपए की सब्जी है, मैं यहां लिख देता हूं 1000, ठीक है? और आपको जो सब्जी खरीदनी है, वो सिर्फ और सिर्फ खरीदनी है, मैं मान के चलता हूं कि 500 की। तो अगर वो 500 में आप खरीद रहे हैं, तो उसके पास 1000 की है, तब तो वो आपको 500 का बेच रहा है। अब जरा आप कल्पना करके देखिए कि अगर आपको 500 की जगह 5000 की सब्जी चाहिए होती, तो क्या ये कभी बेच पाता? नहीं बेचता। तब आप क्या स्ट्रेटजी लगाते कि इससे 1000 का खरीद लेता हूं, दूसरे से 1000 का खरीद लेता हूं, तीसरे से 1000 का खरीद लेता हूं, ऐसे ऐसे करके 5 लोगों से आप 1000 का खरीदेंगे। लेकिन कोई 5 लोग तैयार तो होने चाहिए आपको 1000 करने के लिए, 1000 में सब्जी वो बेचने के लिए, और एक एक करके सबके पास होना तो चाहिए। तब आप क्या करेंगे? उदाहरणार्थ, अब आपके पास 5000 रुपए हैं, सब्जी वाले के पास 1000 ही रुपए के सब्जी हैं और आपको 5000 का चाहिए, तो आप स्ट्रेटजी लगाएंगे, दूसरे दूसरे दुकानों में जाएंगे, खरीदेंगे, है ना? लेकिन अब बात तो ये है कि अगर आप दूसरे दुकानों में जाके खरीदेंगे, तो दूसरे दुकान वालों को पता चल जाएगा ना कि अच्छा, इसको इतने की सब्जी चाहिए और इसके पास 1000 की है, मतलब ये 4000 और खरीदना चाहता है, तो वो अपने सब्जी का दाम बढ़ा के 1200 रुपए कर देंगे। अब आप समझने का प्रयत्न कीजिए यहाँ क्या हो रहा है। तो अब आपको तो 1000 रुपए में ही सब्जी चाहिए, है ना? 5000 रुपए आपके पास हैं, अगर आप 1200 में खरीदेंगे तो अगले दुकान में वो 1500 हो जाएगा, उसके अगले दुकान में वो 1700 हो जाएगा। तो आप 5000 की जगह सिर्फ 4000 की सब्जी ले रहे हैं, तो 1000 तो आपका नुकसान हो गया। तो आप क्या करेंगे? तो आप धीरे 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 सब्जी का दाम गिराएंगे, उसको बोलेंगे कि नहीं मैं 900 में ही लूंगा, उसको बोलेंगे आप 700 में ही लूंगा, उसको बोलेंगे आप 500 में ही लूंगा। तो अगला अगर भाव बढ़ाता भी है, तो अगर 900 में आप लेते हैं तो वो 1000 करेगा, ठीक है? अब उसको कम कराते कराते आप 950 में खरीदिए। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? आप स्ट्रेटजी चल रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे कम करें। तो जो आप कम कर रहे हैं, आप धीरे से उसको ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सब्जी की दाम इतनी नहीं है जितना है, ठीक है? और आप उसके मन में जबरदस्ती ये भावना डाल रहे हैं कि वो उतने में आपको ये बेच दे, क्योंकि आप एक बार में ही पूरा खरीदने वाले हैं, ठीक है? तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है, वो स्टॉक मार्केट में लागू होता है। जैसे आपने सुना होगा रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। रिटेलर्स को ट्रैप करता कौन है और कैसे करता है? वो क्या करेंगे कि पहले दाम गिराएँगे। आपको लगेगा कि अच्छा सेल होने लगा, इसका मतलब अब ये नीचे गिरेगा। तो आप क्या करेंगे उस केस में? आप उस केस में यहाँ पे जैसे आपको ये ऊपर जा रहा था, अचानक से एक शॉर्टफॉल आई, आपको यहाँ दिखा कि अच्छा यहाँ सेलिंग होने वाला है। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारे सब्जी वाले यहाँ बेचने को तैयार हो जाएँगे। जैसे बेचने को तैयार होंगे, कोई बैठा रहेगा और यहाँ खरीद के निकल लेगा। एक्चुअली में भाव कहाँ था? तो यहाँ था। उसने जानबूझ के पहले भाव गिराया, पहले जानबूझ के सब्जी का 900 किया, ताकि धीरे 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 सारे जो है 900,000 900,000 900,000 बेच ले और वो खरीद के ऊपर निकल जाए। सेम यही टेक्निक हम यूज करते हैं बाइंग के समय, ठीक है? और सेलिंग के समय क्या करेंगे? तो हम भाव बढ़ाएंगे, जैसे सबको लगने लगेगा कि मार्केट चढ़ेगा, हम बेच देंगे। क्योंकि नियम है हमारा कि जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा, कोई खरीद नहीं सकता, जब तक कोई खरीदने वाला नहीं होगा, कोई बेच नहीं सकता, है ना? लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हम मार्केट मेकर्स के इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, तो जरा एक जो क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? ये लोग होते कौन है जो इतना पैसा मार्केट में ला रहे हैं और मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ठीक है? और ये एक छोटी बिल्डिंग है, तो छोटी बिल्डिंग को हम मान लेते हैं ये जो है, ये रिटेलर्स हैं, ठीक है? और इनको हम मान लेते हैं एफआईआई स्लैश डीआईआई, ठीक है? अब देखिए इनमें कितना बड़ा का डिफरेंस है। अब आप समझ पा रहे हैं? इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? तो एफआईआई मतलब क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये क्या करते हैं कि विदेश में मान लीजिए लेट्स से आपके पास 10 करोड़ रुपए है और आपको उस पैसे को बढ़ाना है, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो या तो आप उसको जमीन खरीद लेंगे, तो जमीन खरीदने के लिए भी तो आप किसी ब्रोकर से मिलेंगे और वो ब्रोकर आपको एक अच्छी जमीन सजेस्ट करेगा और वो आपके लिए एक अच्छा ऐसा जो है लैंड तैयार करके रखेगा, जो कि आप उसको खरीदेंगे, कुछ दिन में उसका भाव बढ़ेगा, आप बेच देंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपने बस उसे पैसा दिया, उसने खरीदा और
आपने उसे प्रॉफिट कमा के निकाल लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पूरा ज़मीन मार्केट को समझना होगा, सब कुछ करना होगा और आपके पास पैसे हैं, आप उतना मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करेंगे, जिसको ये चीज़ पहले से आती हो। यही तो कारण है कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं घर पे बनाने के बजाय, क्योंकि वो स्वादिष्ट बनाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। सेम यही टेक्निक पैसा में लागू होती है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, खुद से सीखूं, खुद से रिस्क लूं, खुद से करूं, उसमें भी गारंटी नहीं है कि मेरे पास पैसे होंगे ही होंगे और मेरे पैसे जो है वो प्रॉफिट में ही जाएंगे। क्यों ना मैं किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे कंपनी को, किसी ऐसी चीज को पैसा अपना दे दूं जो कि इन्वेस्ट कर दे मेरे बदले, और उनके पास एक्सपीरियंस है। उनका एक तरीके से 99% श्योर है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपको जो है कम से कम 10% का रिटर्न लाके देंगे ही देंगे। तो आप उन पे भरोसा क्यों ना करें, बजाय इसके कि आप खुद सीखें, खुद रिस्क लें, खुद करें, और क्या पता आप लॉस कर दें और सामने वाले में 99% श्योर है कि रिटर्न बनेगा ही बनेगा। अगर रिटर्न नहीं बना तो आपका पैसा नुकसान नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप वैसी कंपनी को अपना 10 करोड़ रुपए दे देंगे। लेकिन अब एक चीज बताइए, आप अकेले तो नहीं हैं। आपके जैसे हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं जो ये पैसे देंगे। तो उतना पैसा जब इनको मिला, इन कंपनियों को, तो ये कहां से लगा के पैसे बढ़ाएंगे? तो ये मेनली 3 जगह पैसे लगाते हैं। बॉन्ड, कमोडिटीज और स्टॉक। लैंड बहुत ज्यादा अभी हाई प्राइस पे चल रहा है और हर कंट्री में लैंड में बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्ट करता नहीं रियलिटी में। तो ये मेन 3 ही जगह लगाते हैं। कमोडिटी में जैसे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो कि करेंसी पेयर्स होते हैं, इन सबको ट्रेड करने के लिए बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, उनमें ट्रेड करते हैं। और तीसरा स्टॉक मार्केट। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके पास ये पैसा कहां से आता है। मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म बताऊं, अगर एसआईपी आपके घर में कोई ना कोई करता होगा, म्यूचुअल फंड करता होगा, तो ये सारा पैसा कहां जाता है? ये सारा का सारा स्टॉक मार्केट में ही आता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो बैंक आपसे फिक्स डिपॉजिट करवाती है। जो आप कहते हैं ना फिक्स डिपॉजिट करेंगे साल का 10% मिलेगा, ये वो कहां से बैंक कहां से लाती है? तो वो क्या करती है, वो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। इसीलिए आप इंडिया में जितने बैंक का देखेंगे, उन सारे के सारे बैंक के पास अपने ब्रोकर हैं। जैसे अगर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक की बात करें तो कोटक नियो, अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की तो इंडसइंड सिक्योरिटीज, ऐसे ऐसे करके सारे बैंक्स के पास होते हैं। सेम यही नियम, यही तरीका विदेश में लागू होता है। तो अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं और आप जिस मार्केट में डालने जा रहे हैं उसकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। आप क्या करेंगे? तो आप दूसरे दूसरे मार्केट में, बेसिकली वही जो सब्जी का कॉन्सेप्ट हमने समझा, आपके पास 5,000 करोड़ है, बेचने वाले के पास 1,000 है, तो आप 4,000 क्या करेंगे? आप दूसरे दुकान में जाएंगे। तो अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप दूसरे मार्केट में गए, तो दूसरे मार्केट के लिए आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए और अपने मार्केट के लिए आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे विदेश वाले कंपनियों के पास जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में और उनको नहीं दिखता कि ये उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, तो वो दूसरे दूसरे देशों में जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेम हमारे देश में भी है। हमारे जो बैंक्स के पास हम एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, वो हमारे देश के स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में पैसा डालते हैं। लेकिन जब इनको लगता है कि नहीं, यहां से भी नहीं हो रहा, कुछ और चाहिए, तो ये विदेश में जाकर दूसरे दूसरे मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। लेकिन वही कॉन्सेप्ट, अब इनको कमाना है, ये कैसे कमाएंगे? तो ये क्या करते हैं कि धीरे 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 इनके पास इतना पैसा है कि मार्केट को मैनिपुलेट कर पाते हैं। उदाहरणार्थ, आपने तो एक बेसिक थ्योरी सुनी ही होगी कि जब भी किसी चीज का डिमांड बढ़ जाता है, लेट से कि जब डिमांड जो है अगर बढ़ गया, तो प्राइस भी कोरिस्पॉन्डिंग बढ़ता है ना? क्योंकि जो सप्लाई है हमारे पास, वो सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ गया तो क्या होता है? प्राइस जो है वो घटने लग जाती है। क्यों घटने लग जाती है? क्योंकि जो डिमांड लगातार बढ़ रही थी, अब वो बढ़ना बंद हो चुकी है। अब वो डिमांड जो है वो फुलफिल होने लगेगी, तो जब डिमांड घटेगा, सप्लाई बढ़ेगा, तो प्राइस गिरेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस भाव पे प्राइस को खरीदा और अब यहाँ पे हो गया, तो ये तो आपका नुकसान हो गया। तो आप क्या करेंगे? पहले मार्केट में डिमांड को क्रिएट करेंगे, लोगों को यह दिखाएंगे कि अरे अब खरीदना चाहिए, अब खरीदना चाहिए, और उस वक्त आप बेच देंगे। अगर आपको खरीदना है तो आप क्या करेंगे? पहले सप्लाई क्रिएट करेंगे ताकि चीजें सस्ती हों। अब मान लीजिए अभी एचडीएफसी बैंक में, कल्पना करते हैं, एचडीएफसी बैंक में खरीदने वाले बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ 20 लोग। ठीक है। अब मेरे पास 100 लोग हैं बेचने वाले। तो अब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले भाव बढ़ाएंगे ताकि सबको लगने लगे, जो लोग बैठे हैं उनको, कि मार्केट बढ़ने वाला है, खरीदो।
अब मेरे पास खरीदने वाले 120 लोग हो गए और बेचने वाले कितने थे? 100। तो अब हम बेच देंगे। तो हम अच्छे भाव पे बेच पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये एफआईआई, डीआईआई होता क्या है, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं और ये कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और ये मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, स्टॉक मार्केट 50-50 गेम है। अगर किसी के जेब से पैसा निकलेगा तभी किसी के जेब में जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सबके पास पैसा आ रहा है, नहीं होगा। किसी ना किसी को पैसा गँवाना पड़ेगा। अगर आज आप ₹500 का प्रॉफ़िट करते हैं, तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि किसी ना किसी की जेब से वो ₹500 निकले हैं। ऐसे ही दुनिया चलती है, ऐसी ही दुनिया चलती है। तो बेसिकली यही होता है, एफआईआई, डीआईआई के पास बड़े अमाउंट में पैसे होते हैं, उनको उस मार्केट में डालना होता है और जब वो उस मार्केट में उतने पैसे को डालेंगे, तो उसके लिए उनको डिमांड और सप्लाई भी तो क्रिएट करनी होगी। क्योंकि बेसिक थ्योरी अगर इकोनॉमिक्स की आपको बेसिक पता हो, तो यही होता है ना कि जैसे डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई लिमिटेड रहेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड लिमिटेड होगा, तो प्राइस घट जाएगा, है ना? इसी डिमांड को, सप्लाई को बढ़ा के, घटा के वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? ये प्राइस को घटा के, बढ़ा के ये कैसे मैनिपुलेट कर पाते हैं? ये कुछ इस तरीके से करते हैं कि पहले प्राइस को बढ़ा के मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट बनाएँगे और फिर उनके पास जितनी क्वांटिटी होगी वो बेच देंगे। अगर उनको मान लीजिए कि खरीदना है, तो पहले वो बेचेंगे। मार्केट को ऐसा सेंटीमेंट बनाएँगे कि मार्केट अब गिरने वाला है, तो अधिकतर लोग बेचना शुरू करेंगे। जैसे वो बेचना शुरू करेंगे, ये खरीदना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। इनके पास इतना पैसा होता है कि डायरेक्ट खरीदेंगे तो खरीद ही नहीं पाएँगे। अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है। अब ये अपर सर्किट, लोअर सर्किट क्या होता है, ये हम आगे आने वाले किसी वीडियोज़ में देख लेंगे। बेसिकली अभी इतना समझ लीजिए कि एक लिमिट होता है कि एक स्टॉक एक दिन में इससे ऊपर नहीं जा सकता, उसको अपर सर्किट बोलते हैं। सेम इसका उल्टा, इससे नीचे नहीं जा सकता एक दिन में, उसको लोअर सर्किट बोलते हैं। ठीक है? इसके लिए समझ जाइए, इसको एग्ज़ाम्पल में मैं बाद में आपको कभी दिखाऊँगा। तो बेसिकली क्या करते हैं वो, अपर सर्किट लोअर सर्किट ना लगे, इसके लिए वो पहले सेलिंग का सेंटीमेंट बनाते हैं, फिर खरीद लेते हैं और जब बाइंग का सेंटीमेंट बनाते हैं, फिर बेच देते हैं। ऐसे ही करके वो ट्रैप करते हैं क्योंकि उनके अमाउंट में बेचने के लिए लोग चाहिए, उनके अमाउंट में खरीदने के लिए भी लोग चाहिए, तो लोग कहाँ से आएँगे? तो लोग रिटेलर्स हैं क्योंकि उनके पास जो सिस्टम है, जो इतना पैसा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये कैसे इसको करते हैं? तो ये सारा का सारा जो टेक्नीक है वो हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे मशीन ट्रेडिंग करती है। बट इतना समझिए मिली सेकंड एग्जीक्यूशन करते हैं। 1 सेकंड का हज़ारवें हिस्से में भी ये लोग ऑर्डर लगा देते हैं। तो इसको क्वांटिटेटिव फाइनेंस बोलते हैं। ये एक अलग ही फील्ड है और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी एक अलग फील्ड है। ठीक है? क्वांटिटेटिव फाइनेंस इसी का एंटरप्राइज वर्जन है जो एफआईआई और डीआईआई यूज़ करते हैं और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हम लोग रिटेल्स जो है यूज़ करते हैं। खैर गुड न्यूज़ ये है कि मैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बनाता हूँ, यूज़ करता हूँ, चलाता हूँ और इवन दो मैंने इनके साथ काम भी करा हुआ है। तो आई हैव बोथ वर्ल्ड। तो एक-एक करके हम इन चीज़ों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे लगता है ओवरफ्लो ना हो जाए। हमने एफआईआई और डीआईआई के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, कैसे मार्केट चलाया जाता है, कैसे मार्केट ऊपर-नीचे किया जाता है, कैसे खरीद-बेच होती है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।